हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ और वो है वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरलीकरण। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है, कार्य सरलीकरण किसे कहते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन मीन्स टू सिंप्लीफाई द वर्क so that we can minimize the time and energy for completing the work. कार्य सरलीकरण कम से कम समय और ऊर्जा का उपयोग करके किसी कार्य को पूरा करने की तकनीक है। ग्लॉस एंड कैंडल ने भी कार्य सरलीकरण को डिफाइन करते हुए कहा है कि निश्चित समय तथा शक्ति के उपयोग द्वारा अधिक से अधिक कार्य करना अथवा निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए कम से कम शक्ति एवं समय का उपयोग करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। यहाँ ग्रॉस एंड क्रेंडल ने दो बिंदुओं को हमारे सामने रखा है। पहला, उन्होंने कहा है कि जितना समय और शक्ति हमारे पास है, कार्य को सरल बनाने की तकनीकी का उपयोग करके उस निश्चित समय और शक्ति में हम अधिक से अधिक कार्य कर सके, या हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समय और शक्ति को कम से कम प्रयोग किया जाए, कार्य सरलीकरण कहलाता है। इस प्रकार कार्य सरलीकरण द्वारा बचाए गए समय तथा शक्ति का उपयोग गृहिणी अन्य कार्यों में कर सकती है और कार्य सरलीकरण के द्वारा गृह का प्रबंध आसानी से कर सकती है। चलिए आगे जानते हैं कार्य सरलीकरण का महत्व। जैसा कि उपरोक्त परिभाषा से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि कार्य को सरल बनाने की तकनीकी का उपयोग करके कार्य में लगने वाले समय व शक्ति की बचत की जा सकती है। प्रबंधन के लिए प्रेरणा। गृह प्रबंधन में कार्य सरलीकरण तकनीकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके द्वारा गृहिणी अपने घर का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकती है। इस प्रकार कार्य सरलीकरण अच्छे प्रबंधन के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। नीरसता की कमी। जैसा कि सभी को अवगत है कि किसी भी कार्य में यदि अधिक समय या शक्ति लगती है तो उस कार्य को करने में नीरसता आने लगती है, बोर फील होने लगता है, थकान का अनुभव होने लगता है। किंतु कार्य सरलीकरण की विधियों को अपनाकर कार्य में लगने वाले समय और ऊर्जा की बचत करके काम को आसानी से किया जा सकता है, जिससे नीरसता में कमी भी आती है। इस प्रकार कार्य सरलीकरण निम्नलिखित कार्य सरलीकरण के उपयुक्त महत्व थे। आइए अब जानते हैं कार्य सरलीकरण के तरीके। मुंडेल के अनुसार कार्य सरलीकरण के लिए काम करने के निम्न 5 स्तरों पर बदलाव करके कार्य को सरल किया जा सकता है। मुंडेल ने बदलाव के 5 स्तर बताए हैं। ये निम्नलिखित 5 स्तर आपके सामने हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। ये 5 स्तर पर बदलाव करके कार्य की पद्धति को सुधारा जा सकता है, कार्य को सरल बनाया जा सकता है। और मुंडेल के ये 5 स्तर हैं। पहला, शरीर की स्थिति और गतियों में परिवर्तन, चेंजेस इन बॉडी पोजीशन एंड मोशन। कार्य व्यवस्था और उपकरण में परिवर्तन, चेंजेस इन वर्क अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट। उत्पादन क्रम में परिवर्तन, चेंजेस इन प्रोडक्शन सीक्वेंस। तैयार उत्पाद में परिवर्तन, चेंजेस इन फिनिश्ड प्रोडक्ट। कच्चे माल में परिवर्तन, चेंज इन रॉ मटेरियल। मुंडेल के बाद
ग्रॉस एंड क्रेंडल ने मुंडेल के बताए गए 5 वर्गों के परिवर्तन को 3 वर्गों में मिला दिया, और ये 3 वर्ग हैं हाथ और शरीर में की गतियों में परिवर्तन, काम और भंडारण स्थान और उपकरणों में परिवर्तन, और तीसरा उत्पाद में परिवर्तन। इस प्रकार आपने देखा कि मुंडेल ने वर्ग में परिवर्तन को 5 वर्गों में परिवर्तन का सुझाव दिया, जबकि ग्रॉस एंड क्रेंडल ने इन 5 वर्गों के परिवर्तन को 3 वर्ग में मिला दिया। यहाँ हम मुंडेल के बताए गए 5 वर्गों के परिवर्तन को विस्तार पूर्वक देखेंगे। मुंडेल ने सबसे पहला परिवर्तन बताया शरीर की स्थिति और गतियों में परिवर्तन, चेंजेस इन बॉडी पोजीशन एंड मोशन। जब हम कार्य को करें तो हमारे शरीर की जो गतियां हैं और जो हमारे शरीर के मोशंस हैं, उनको हम बदल कर, उनको मॉडिफाई करके अपने कार्य को सरल बना सकते हैं। और इसके लिए निम्न 5 सुझाव दिए गए। पहला था दोनों हाथों का एक साथ प्रयोग करें। सामान्यतः हम किसी भी कार्य को करने के लिए सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं, दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई बार एक ही हाथ से कार्य करते करते जल्द ही थकान का अनुभव होने लगता है। अतः बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको दोनों हाथों के द्वारा यदि किया जाए या किया जाता है तो वह कार्य सरल हो जाता है और उसमें लगने वाली ऊर्जा भी कम हो जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक लड़की कपड़े डालने के लिए अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर रही है। इसी प्रकार बर्तन को साफ करने के लिए, घर में और साफ सफाई करने के लिए और भी अन्य बहुत सारे कार्य करने के लिए गृहिणी अपने दोनों हाथों का प्रयोग करती है। इसमें दूसरा है प्रभावी दिनचर्या, इफेक्टिव रूटीन। यदि हम अपनी डेली के काम करने के रूटीन को प्रभावशाली तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं और करते हैं तो निश्चय ही उस कार्य में लगने वाला समय और ऊर्जा बचती है। तीसरा है लयबद्ध गति से कार्य करना, यूज ऑफ रिदमिक मोशन ऑफ हेड। जब हम हाथों से कोई कार्य करते हैं और हम हर रोज उस कार्य को करते हैं तो निश्चय ही उस कार्य को करने में हमारी एक लयबद्ध गति हो जाती है। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बार बार किसी कार्य का अभ्यास करने से उस कार्य की गति हमारी तेज हो जाती है, वह कार्य हमारे हाथों पर सेट हो जाता है, आसानी से उस काम को कम समय में कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे एक गृहिणी अगर पिलर का प्रयोग करके सब्जी को छीलने का कार्य करती है, पहले दिन जब वह गृहिणी पिलर को हाथ में लेगी और सब्जी को छीलेगी उसके द्वारा, तो उसको उस कार्य को करने में कम समय लगेगा, क्योंकि उसको छीलने में, पिलर को पकड़ना, उसको चलाना, इसका अभी उसको अभ्यास नहीं होगा। लेकिन प्रतिदिन उस कार्य को करने के बाद में उसकी गति उस कार्य में इतनी कुशल हो जाती है कि अब वह बहुत जल्दी जल्दी तेज गति के साथ किसी भी सब्जी को पिलर की सहायता से छील लेगी। तो क्या हो गया, लयबद्ध गति उसकी उस कार्य में हो गई, उस कार्य में उसकी कुशलता हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें बड़े हाथ या बाह की गति की तुलना में हाथ की छोटी गति का प्रयोग करना। साधारणतः आप लोगों ने भी यदि कोई कार्य किया होगा तो आप देखें कि यदि आप अपने हाथों की गति को, अपने हाथों के मूवमेंट्स बड़े बड़े रखते हैं, ज्यादा हाथों को फैलाकर बड़े क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे हाथों की गति छोटी हो। आप यहाँ देख रहे हैं कि वर्टिकल प्लेन स्टैंडिंग पोजीशन में एक व्यक्ति जब कार्य कर रहा है तो ये सर्कल उसकी पहुंच के अंदर है, यह सर्कल भी उसकी पहुंच के अंदर है।
यहाँ उसके हाथों की, इस सर्कल के अंदर उसके हाथों की छोटी गतियां हैं और यहाँ उसकी हाथों की बड़ी गति है, जहां वो बाह का यूज कर रहा है। आगे उसकी हाथ के साथ साथ उसके बाहों पर भी प्रेशर पड़ेगा अगर वो इस लेवल पर कार्य करेगा तो, और इसके बाहर की गति उसके पहुंच के बाहर होगी। तो यहां अगर वो इस लेवल पर कार्य करेगा तो ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इस लेवल पर कार्य करेगा तो कम एनर्जी की आवश्यकता उसको होगी, और ऐसे में वह कार्य आसानी से कर लेगा और उसमें लगने वाला समय भी कम होगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है शरीर यांत्रिकी का उपयोग, यूज ऑफ बॉडी मैकेनिक्स। हमारे बॉडी के जो मैकेनिक्स हैं, हमारे शरीर की मसल्स, हमारे शरीर के बोन्स, इनका हम किस तरीके से उपयोग करें कि हमारा कार्य में लगने वाली ऊर्जा और समय की बचत हो। इसमें फिर से फर्दर इसमें 4 पॉइंट्स सजेस्ट किए गए हैं। 4 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है शरीर के अंगों को सीध में रखना, कीपिंग बॉडी पार्ट इन अलाइनमेंट। जब भी हम कोई कार्य करते हैं और उसमें हमारे शरीर के अंग बिल्कुल सीध में रहते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, तो हमें उस कार्य को करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं और हमारा बॉडी उसमें झुक रहा है, उस कार्य को करने में झुक रहा है और लगातार हम इस पोजीशन पर अगर खड़े रहते हैं तो हम जल्दी थक जाएंगे। आप देखिए, आप सीधे खड़े हो और आप थोड़ा झुक कर खड़े हो तो आपको खुद को अनुभव होगा कि आप ज्यादा देर तक सीधे खड़े रह सकते हैं, झुककर खड़े होने में आप थोड़ी ही देर में थक जाएंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि सामान्यतः रसोई घर में जो किचन का स्लैब होता है, उस स्लैब की ऊंचाई प्रॉपर हो, जिससे गृहिणी उस पर सीधा खड़ी होकर कार्य कर सके, तो वह उस पर लगने वाली उसकी ऊर्जा और समय कम होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर उस स्लैब की, उस सरफेस की ऊंचाई गृहिणी की ऊंचाई के अनुकूल नहीं होती है, उससे नीचे होती है, तो उसको स्लैब पर, उस सरफेस पर कार्य करने के लिए, उस सतह पर कार्य करने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है। और जब उस गृहिणी को झुकना पड़ता है तो उसकी बॉडी के पोस्चर तो खराब हो ही जाते हैं, साथ ही साथ उसको बहुत जल्दी थकान का अनुभव होने रखता है। तो अब आवश्यकता ये है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो हम विशेष रूप से ध्यान रखें कि शरीर के अंग सीधे हों। दूसरा है इसमें मांसपेशियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। देखिए, यहाँ आपके सामने 2 पिक्चर है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी पोजीशन इस वजन को उठाने के लिए सही है? क्या हम इस तरीके से वजन को उठाएंगे तो ये सही तरीका है या ये सही तरीका है? निश्चय ही ये सही तरीका है, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा सा झुक कर अपने इस पैरों के मसल्स का भी उपयोग वजन को उठाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से वजन को उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें वजन को उठाने में कठिनाई होती है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमको ये देखना है कि हमें अपने शरीर की मजबूत मांसपेशियों का, मजबूत मसल, स्ट्रॉन्ग मसल्स का प्रयोग कार्य को करने के लिए अगर हम करते हैं, अपने बॉडी के स्ट्रॉन्ग मसल्स का उपयोग करते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। साथ ही हमको गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर भी विचार करना है। कंसीडर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ देखिए 2 पिक्चर्स आपके सामने हैं। एक में यह व्यक्ति इस तरीके से इसको, वजन को पुल करने का, खिसकाने का प्रयास कर रहा है और दूसरी तरफ ये इस तरीके से पुल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें से कौन सा तरीका सही है? निश्चय ही ये तरीका सही है। यहाँ हमें गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर विचार करते हुए इस व्यक्ति ने अपना प्रेशर इस वजन के, इस वेट के सेंटर पर लगाया हुआ है। साथ ही साथ उसके पैरों का मसल्स भी इस वजन को पुल करने में कार्य कर रहे हैं। यहां से जब उसने पैरों को जमीन से खिसकाया हुआ,
लगाया हुआ है और उस पर प्रेशर डाल रहा है, तो यहां से भी फोर्स इस पर आ रहा है, सेंटर पर हाथों के द्वारा भी इस पर फोर्स आ रहा है, व्यक्ति इस फोर्स के बिल्कुल पास में है, तो यह वजन आसानी से खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसके विपरीत यहाँ व्यक्ति स्ट्रेट कर रहा है, इसने वजन के ऊपर हाथ रखा हुआ है और उसको खिसकाने का प्रयास कर रहा है, सेंटर पर हाथ न रख के इसने ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है यह व्यक्ति, तो इस वजन को खिसकाने में उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये आपके बॉडी मैकेनिक थे। नेक्स्ट है इसमें काम में कुशलता का विकास। इस बात को हमने पहले भी देखा है कि रिदमिक मोशन, अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं, प्रत्येक गृहिणी किसी काम को बार बार करती है, लगातार करती है, तो उसमें उसकी अपनी एक लय विकसित हो जाती है, उसमें कौशल विकसित हो जाता है। किसी कार्य को सीखने से, अवलोकन करने से, प्रयास करने से, अनुभव से उसमें एक लय विकसित हो जाती है, उसमें एक कुशलता विकसित हो जाती है और वह उस काम को आसानी से कर लेती है। दोहराव के माध्यम से काम में कुशलता विकसित होती है। शुरुआत में उस कार्य को करने में लगने वाला समय और एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे गृहिणी किसी कार्य को करने में कुशल हो जाती है, उस कार्य में लगने वाला समय और ऊर्जा कम हो जाती है। तो यह था पहला परिवर्तन जो कि मुंडेल के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इसके बाद मुंडेल ने दूसरे वर्ग का परिवर्तन बताया, वह था कार्य व्यवस्था और उपकरण में परिवर्तन। कार्य व्यवस्था और उपकरण में परिवर्तन का अर्थ है कि जिस जगह पर हम कार्य कर रहे हैं, जो स्थान है कार्य करने का, वहां प्रॉपर व्यवस्था हो और जो उपकरण हम जितने ज्यादा टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा भी हम अपने कार्य को सरल बना दें। तो उसमें सबसे पहले उपकरणों में परिवर्तन है। पहले सिलबट्टे पर चटनी पीसी जाती थी, चक्की में आटा पीसा जाता था और बहुत सारे ऐसे पुरातन उपकरण उपयोग में आते थे जिससे कार्य करने में अधिक ऊर्जा भी लगती थी, समय भी अधिक लगता था। लेकिन वर्तमान में देखें तो बाजार रसोई के उपकरणों से भरा पड़ा है। प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, धारदार चाकू, पिलर, राइस कुकर, एग बीटर, नॉन स्टिक पैन, चपाती मेकर, आटा मिक्सचर, बहुत सारे ऐसे उपकरण बाजार में उपलब्ध है। यहाँ पिक्चर में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ ओवन है, यहाँ वॉशिंग मशीन है, यहाँ आपका वैक्यूम क्लीनर है, यहाँ आपका कुकिंग रेंज है। बहुत सारे ऐसे उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं जिसके द्वारा गृहिणी अपने कार्य को आसान बना सकती है, समय और ऊर्जा की बचत कर सकती है उस कार्य को करने के लिए। तो उपकरणों को भी बदलकर हम अपने कार्य को आसान बना सकते हैं। तत्पश्चात इसमें मुंडेल ने काम की सतह में परिवर्तन को सजेस्ट किया है। यहाँ यह कहा गया है कि रसोई में काम करने की सतह की ऊंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह ऊंचाई कार्यकर्ता के अनुरूप होनी चाहिए। गृहिणी की ऊंचाई के अनुसार हुई रसोई में सतह की ऊंचाई होनी चाहिए। इस सतह की ऊंचाई में है कि किस स्थान पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां गैस का चूल्हा रखा है, उसकी ऊंचाई कितनी है। उसके बाद जो ऊपर स्टोरेज है, जहां से गृहिणी को किसी भी सामान को उठाने के लिए हाथ ऊपर करना होगा, वो स्टोरेज की ऊंचाई कितनी है। यह सारी चीजें भी इन सतह में परिवर्तन करके भी या इन सतह का ध्यान रखकर भी काम को आसान बनाया जा सकता है, काम में लगने वाली एनर्जी को बचाया जा सकता है। यहाँ जो ऊंचाई बताई गई है वह मैक्सिमम हाइट 210 सेंटीमीटर, इफेक्टिव हाइट 145 सेंटीमीटर और नॉर्मल हाइट 80 से 90 सेंटीमीटर बताई गई है। तो यह डिपेंड करता है कि एक गृहिणी की ऊंचाई कितनी है, उसी को ध्यान में रखते हुए रसोई घर में या कहीं भी काम करने वाली जगह पर प्लेटफॉर्म या सतह की ऊंचाई होनी चाहिए, जहां
गृहिणी को अपने छोटे हाथ की गतियां ज्यादा करनी पड़े, बड़े हाथों की गतियां या भुजाओं की गतियां वहां पर अवॉइड हो, क्योंकि ये बड़े हाथों की गतियां और भुजाओं की गतियां अगर होंगी तो उसको जल्दी थकान होगी, उसमें लगने वाली एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर प्रॉपर हाइट होगी तो वहां वह छोटे हाथों की गतियों के द्वारा अपने कार्य को कर लेगी, जिससे कि कम एनर्जी और कम समय का उपयोग होगा। इसके बाद इसी दूसरे परिवर्तन में आगे संग्रहण स्थान में परिवर्तन है। संग्रहण स्थान में परिवर्तन से मतलब है कि जो भी सामान संग्रह करके रखा जाए वह उचित जगह पर हो। ज्यादा उपयोग में आने वाला सामान सामान्य ऊंचाई पर हो, पहुंच के अंदर हो। कम उपयोग में आने वाला सामान थोड़ा ऊपर भी रखा जाए तो चलता है। अक्सर उपयोग में आने वाले सामान जो है वो सामने सामने आपके हों, सुलभ हों, आसानी से उपलब्ध हो जाएं, कम ऊंचाई पर रखे जाएं। तो इन बातों का ध्यान, साथ ही साथ भारी वस्तुएं कम ऊंचाई पर रखी जाएं, क्योंकि भारी वस्तुओं को उठाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी और अगर अधिक ऊंचाई पर होंगी तो उसमें और भी ज्यादा ऊर्जा का उपयोग होगा। तो भारी वस्तुएं जो है वो कम ऊंचाई पर रखी जाएं, उसका वो नीचे या नीचे की ऊंचाई पर रखी जाए जिसको उठाने में आसानी हो। तो संग्रहण स्थान को भी हम अगर व्यवस्थित कर लेते हैं तो काम में लगने वाली एनर्जी और समय की बचत हो जाती है। इसके बाद इसमें तीसरा जो बदलाव बताया गया है वह है उत्पादन क्रम में परिवर्तन। उत्पादन के क्रम में परिवर्तन, जैसे कि हम बहुत सारे घरेलू कार्य पूरा करने के लिए और कार्यों को संयोजित करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसमें जो हमारे अनावश्यक कदम है उनको हम अवॉइड करें। किसी काम को सरल बनाने के लिए, समय और ऊर्जा को बचत करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम अनावश्यक कदमों को अवॉइड करें। हम सारे कामों की योजना बनाते हैं और उसमें हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे ऐसे कौन से कदम थे जो अनावश्यक थे, जिनकी आवश्यकता ही नहीं थी, जो हमने व्यर्थ में ही जो काम किया और व्यर्थ में ही हमने उस कार्य को करने में समय और एनर्जी की बचत की, तो उस तरह के समय और एनर्जी को व्यर्थ किया। तो इस तरह के अनावश्यक कदमों को हमें यहाँ अवॉइड करना है। साथ ही साथ काम करने के क्रम में भी हमें सुधार करके हम आवश्यक गति को कम कर सकते हैं। इसके लिए पाथवे चार्ट का उपयोग किया जाता है, जो कि हम आपको आगे आने वाली वीडियो में ये टेक्निक्स बताएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जब बर्तन सिंक के दाईं ओर रखे जाते हैं और धोया जाता है, सुखाया जाता है और बाईं ओर संग्रहित किया जाता है, तो न्यूनतम गति की आवश्यकता होती है। मतलब हमने दाईं ओर बर्तन रखे हुए हैं, हमने उसको धोया और उसको धोने के बाद सुखा करके हमने उसको बाईं ओर रख दिया, तो ऐसे में कम गति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जब भी हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए दाल उबाली जा रही है, तो दाल उबल रही है, उसी समय पे हमने सलाद काट लिया, उसी समय हमने आटा गूंथ लिया, सब्जी जो है वो हमने काट ली, ये काम हमने उसी के साथ कर लिए। तो कुछ कार्यों को हम संयोजित भी कर लेते हैं कि एक कार्य ये चल रहा है, गैस चूल्हे पर हमने दाल उबालने को रख दी, एक साइड हमने कुछ और सब्जी छोकने को रख दी, तो अब हम नीचे अपने प्लेटफॉर्म पर आटा गूंथ लें, चावल धो लें या कुछ और कार्य हम साथ में उसके कर लें। तो हम गतियों को संयोजित भी करके अपने कार्य को आसान बना सकते हैं। ये होता है उत्पादन क्रम में परिवर्तन, जो मुंडेल के द्वारा बताया गया तीसरे वर्ग का परिवर्तन है। इसके बाद इसमें चौथा है तैयार उत्पाद में परिवर्तन। कई बार हमारे पास जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को अगर हम चेंज कर दें तो भी हम अपनी गतियों को कम कर सकते हैं, जिससे समय और ऊर्जा की बचत हो सकती है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम आपको बताएंगे कि एक गृहिणी ने बर्फी के पीस काटने थे और उस गृहिणी ने बर्फी के चौकोर पीस काटे, तो देखिए यहाँ कितनी गतियां होंगी, 1 2 3 4 5, 5 बार उसने मूव किया। 5 गतियों से उसने 3 6 9 12 बर्फी के पीस काट लिए। इसके विपरीत अगर वो ये कहे कि मैं बर्फी के चौकोर या
स्क्वायर या रेक्टेंगल पीस न काटकर मेरे ने गोल पीस काटने हैं, तो उसको उतने ही मूवमेंट्स करने पड़ेंगे, 1 2 3। तो जितने उसको पीस काटने हैं, उस मिठाई के गोल पीस काटने हैं अगर, तो गोल पीस काटने के लिए उसको 12 अगर पीस काटने हैं तो 12 ही मूवमेंट उसको करने पड़े। जबकि अगर चौकोर या रेक्टेंगल या स्क्वायर पीस काटने के लिए आप देख रहे हैं 12 पीस काटने के लिए उसको 1 2 3 4 5 5 मूवमेंट्स में उसके 12 पीस कट गए। तो हमारा यहाँ जो आउटपुट आया वो क्या आया, यहाँ आउटपुट गोल आया, यहाँ आउटपुट हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर आया, सर्कल है, यहाँ रेक्टेंगल या स्क्वायर। तो जो हमारा उत्पाद तैयार हुआ, उस उत्पाद जो हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा, उसको भी हम अगर हम चाहें कि ये फिनिश्ड प्रोडक्ट ये ना ये मिले, और अगर हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर ये वाला मिल रहा है और उसमें हमारी गतियां कम हो रही हैं, तो हम उसको भी करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। पश्चात मुंडेल ने यहाँ बताया है 5वें वर्ग का परिवर्तन, और वो परिवर्तन है कच्चे माल में परिवर्तन। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हम उसमें जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल को अगर हम चेंज कर दें, तभी हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। हम एनर्जी की बचत कर सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें डोसा बनाना है या वड़ा बनाना है, तो हमने वड़ा मिक्स, रेडीमेड वड़ा मिक्स या डोसा मिक्स का उपयोग कर लिया। इंस्टेंट कॉफी पाउडर का उपयोग करके हम आसानी से कॉफी बना सकते हैं। तो कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम पापड़ बनाना चाह रहे हैं, दाल के पापड़ बनाने हैं, तो हमने दाल का पिसा हुआ आटा बाजार से ले लिया, और हम पिसी हुई दाल पाउडर फॉर्म में बाजार से ले लिया, और उसके बाद उसको गूंथ के हमने उससे पापड़ बना लिया। तो इस तरीके से हम इंस्टेंट आसानी से रेडीमेड कच्चे प्रोडक्ट का प्रयोग करके, कच्चे माल को चेंज करके भी हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, और उसमें लगने वाली ऊर्जा और समय को बचा सकते हैं। तो ये 5वें वर्ग का परिवर्तन मुंडेल के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इस प्रकार आज के इस वीडियो में मैंने आपको कार्य सरलीकरण की तकनीकी और मुंडेल के द्वारा बताए गए 5 वर्ग के परिवर्तन को विस्तार पूर्वक आपके सामने रखा। मैं आशा करती हूं कि निश्चय ही आप इसे समझ पाए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।